जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो धात्विक चालक होते हैं या जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं वो वायु वैद्युत क्षेत्र में रखने पर किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं उनका ध्रुवीकरण कैसे होता है, या आगे जब हम संधारित्र पढ़ेंगे तो उनमें परावैद्युत के का जो कार्य होता है वो कैसे होता है, वो वैद्युत क्षेत्र को कैसे प्रभावित करता है। क्लियर। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र में धात्विक चालकों का व्यवहार। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र जो होगा, हम एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अगर उस वैद्युत क्षेत्र में कोई चालक पदार्थ रखा जाए तो वो किस प्रकार से व्यवहार करता है, हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। जैसे हमने पढ़ा कि जब भी किसी चालक पदार्थ को आवेश दिया जाता है तो आवेश हमेशा उसकी सतह पर, उसके पृष्ठ पर वितरित होता है, उसके अंदर आवेश की मात्रा शून्य रहती है। दूसरा हमने ये भी पढ़ा कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो धात्विक चालकों के अंदर हमेशा शून्य होता है, वैद्युत क्षेत्र हमेशा उसकी सतह पर या उसके बाहर होता है, क्योंकि अंदर आवेश की मात्रा शून्य होती है, इसलिए अंदर वैद्युत क्षेत्र भी शून्य होता है। इन्हीं सारे पॉइंट्स के बारे में हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि जब किसी चालक को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वो किस प्रकार से व्यवहार करता है। मान लीजिए हमारे पास कोई चालक है, ये एक चालक है हमारे पास, हमने एक चालक पदार्थ ले लिया। अगर इस चालक पदार्थ पर कोई वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया जाए, वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने का मतलब है हम इसको किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं। देखिए जैसे ही आप इसको बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखोगे इस प्रकार से मान लीजिए आपने बाह्य वैद्युत क्षेत्र इस पर आरोपित कर दिया। वैद्युत क्षेत्र आप आरोपित करोगे तो होगा क्या, हमने ये भी पढ़ा है कि जो चालक होते हैं, चालक में सदैव कुछ ना कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही आप वैद्युत क्षेत्र स्थापित करोगे तो वैद्युत क्षेत्र के कारण उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगेगा, बल लगेगा। बल लगने के कारण सारे के सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाने लगेंगे। वैद्युत क्षेत्र आगे की तरफ था, सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन किधर जाने लगेंगे, पीछे की तरफ। और इसके फलस्वरूप जितना भी हमारे पास बनेंगे धनायन जो बन रहे थे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के निकलने के बाद परमाणुओं से, वो सारे के सारे धनायन किधर जाने लगेंगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो इस प्रकार होगा क्या कि जैसे ही आप वैद्युत क्षेत्र स्थापित करोगे, आरोपित करोगे किसी चालक पदार्थ पर, तो उसके अंदर भी एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिसकी दिशा आरोपित वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी। आपने जो वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया था उसके विपरीत होगी। और साथ ही साथ जब ये दिशा विपरीत हो जाएगी तो कंडीशन ये बनेगी कि अंदर की तरफ जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो लगाए गए वैद्युत क्षेत्र के बराबर होगा। क्योंकि आपने पढ़ा है चालकों में प्रेरण होता है, प्रेरण के कारण ठीक उतना ही आवेश उत्पन्न होता है जितना आरोपित किया जाता है वैद्युत क्षेत्र, तो अंदर भी उतना ही वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस स्थिति में अगर हम बात करें तो इसके अंदर अगर हम टोटल वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो इनका जो ओवरऑल है, जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र आएगा चालकों के अंदर, वो कितना होगा, आरोपित वैद्युत क्षेत्र माइनस उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। ये फॉर्मूला होता है क्योंकि विपरीत दिशा में। अगर E0 और EP बराबर है तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना आएगा चालकों के अंदर, शून्य। क्लियर। तो चालकों के बारे में हमको एक बात मालूम पड़ती है कि जब भी उस पर वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया जाता है तो वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर क्या होता है, उसके अंदर एक और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अलग हो जाने के कारण, जो आरोपित वैद्युत क्षेत्र के बराबर होता है परंतु विपरीत दिशा में होता है। जिसके फलस्वरूप होता क्या है कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र चालकों के अंदर का शून्य हो जाता है, और हम यही कहते हैं कि चालकों के अंदर वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, या यूं कहें कि चालकों के अंदर परिणामी वैद्युत क्षेत्र सदैव शून्य रहता है। तो चालक किस तरीके से किसी वैद्युत क्षेत्र में व्यवहार करता है उससे संबंधित कुछ तथ्य, कुछ पॉइंट हैं जिनको हम नोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट तो ये कि किसी भी धात्विक चालक के अंदर आवेश सदैव शून्य होता है, यानी कि जो आवेश होगा अंदर वो कितना होगा, शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, क्योंकि चालकों को दिया गया आवेश सदैव उसकी सतह पर वितरित होता है, अंदर नहीं जाता। अब अंदर का आवेश शून्य है तो हम ये भी कह सकते हैं कि चालकों के अंदर परिणामी वैद्युत क्षेत्र भी सदैव शून्य होता है। चालकों के अंदर वैद्युत क्षेत्र भी सदैव शून्य होता है। तीसरा, क्योंकि आवेश सतह पर होते हैं इस कारण किसी भी चालक की
सतह पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, सतह का मतलब है उसके पृष्ठ पर, कहां पर, पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो सदैव चालक की सतह के लंबवत, चालक की सतह के लंबवत होगा। यानी कि आप सतह पर बात कर रहे हो, पृष्ठ पर बात कर रहे हो, तो पृष्ठ पर मान लीजिए ये पदार्थ है, ये चालक है, इसको जब भी आवेश दिया जाएगा तो इसकी सतह पर यहाँ पर जो भी होगा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा हमेशा इसकी सतह के लंबवत होगी, हमेशा इसकी सतह के लंबवत होगी। साथ ही साथ चालक की सतह पर उत्पन्न होने वाला है, चालक के पृष्ठ पर उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र चाल का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अंदर आवेश शून्य होता है, अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, परंतु दिया गया आवेश उसकी सतह पर या उसके पृष्ठ पर वितरित होता है, जिसके कारण उसके पृष्ठ पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उस वैद्युत क्षेत्र का मान होता है E इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब ये जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है इसकी दिशा हमेशा सतह के लंबवत होगी, सतह के लंबवत होगी। क्लियर। अगर चालक पर धनावेश है तो ये लंबवत बाहर की ओर होगी और अगर चालक पर ऋणावेश है तो ये लंबवत अंदर की ओर होगी, लेकिन होगी हमेशा सतह के लंबवत। और ये बात भी आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो कि चालकों के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र हमेशा चालक के लंबवत होता है। ये तो तीसरा था। नंबर 4, अगर हम बात करें किसी चालक की, तो चालक के पृष्ठ पर और चालक के केंद्र पर दोनों पर वैद्युत विभव समान होता है। चालक के पृष्ठ पर यानी कि अगर हम विभव की बात करें कहां पर, पृष्ठ पर, और उतना ही विभव कहां होता है, चालक के केंद्र पर, दोनों पर विभव समान होता है। क्यों समान होता है उसका एक कारण है कि जैसे हम इसी चालक का ले लें, मान लीजिए कि इसके केंद्र पर विभव कितना है V2 और इसके पृष्ठ पर विभव है V1 और इसकी त्रिज्या कितनी है R। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र इज इक्वल क्या होता है V2 माइनस V1 अपॉन R। फॉर्मूला आपने पढ़ा है E इज इक्वल dV अपॉन dR, विभव प्रवणता। क्लियर। तो अब देखिए विभव प्रवणता के फॉर्मूले से आया E इज इक्वल होता है विभव परिवर्तन अपॉन दूरी। अब चालकों के अंदर अगर बात करी जाए तो चालकों के अंदर तो वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अगर इसका मान शून्य है, ये 0 है, इसका मतलब क्या हुआ V2 माइनस V1 इज इक्वल 0। इस हिसाब से तो V2 किसके इक्वल होना चाहिए, V1। तो वही बात हम कह रहे हैं कि किसी भी चालक के लिए अगर बात करते हो तो चालक के पृष्ठ पर और चालक के केंद्र पर जो विभव होता है वो सदैव समान होता है। तो ये 4 पॉइंट हैं चालकों से संबंधित जिनको हमें याद रखना है किसी भी बाह्य वैद्युत क्षेत्र के लिए, क्योंकि आगे जब हम इसका प्रयोग करेंगे, चाहे हम संधारित्र में प्रयोग करें या आगे कुछ और चीजें हम पढ़ेंगे उनमें हम उनका प्रयोग करेंगे, तो ये चीजें यूज होंगी। पहला कि चालक के अंदर आवेश शून्य होता है, दूसरा चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र भी शून्य होता है, तीसरा चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, साथ ही साथ इसकी दिशा चालक की सतह के लंबवत होती है। नंबर 4, किसी भी धात्विक चालक के पृष्ठ पर और उसके केंद्र पर जो वैद्युत विभव है, या हम कहें धात्विक चालक के पृष्ठ पर और उसके अंदर हर जगह वैद्युत विभव का मान समान होता है। क्लियर। तो ये तो था चालकों का व्यवहार, आसानी से समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला है परावैद्युत। देखिए परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। सामान्यतः जब हमने चैप्टर फर्स्ट में बात की थी तो परावैद्युत पदार्थ के बारे में हमने एक बात बताई थी कि जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं उनका मतलब होता है अचालक। क्या होता है, अचालक, यानी कि ऐसे पदार्थ जो जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती या यूं कहें जिनमें आवेश गतिमान नहीं हो सकता, उन पदार्थों को कहा जाता है परावैद्युत पदार्थ। अब देखिए परावैद्युत पदार्थ बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके ध्रुवीय परावैद्युत और दूसरे होते हैं अध्रुवीय। ठीक है, समझ लीजिए। परावैद्युत पदार्थ मीन्स ऐसे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती या जिनमें आवेश गतिमान नहीं हो सकता, उन पदार्थों को कहते हैं परावैद्युत। 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ध्रुवीय परावैद्युत और एक होते हैं अध्रुवीय परावैद्युत। ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत में क्या है
इनके बारे में अगर हम बात करें तो ध्रुवीय परावैद्युत में जो अणु होते हैं, इनके जो अणु होते हैं, अणु का मतलब है मॉलिक्यूल, इनके अणु द्विध्रुव संरचना बनाते हैं, द्विध्रुव की संरचना प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या होगा, इसके जो अणु होंगे वो द्विध्रुव संरचना नहीं बनाएंगे। क्लियर? इसमें के जो अणु होते हैं वो द्विध्रुव की संरचना करते हैं और इसके जो अणु होते हैं वो द्विध्रुव की संरचना नहीं करते। या हम इनमें कहें कि इनके जो अणु होते हैं, इनके जो अणु होते हैं उन अणुओं में द्विध्रुव आघूर्ण होता है। जो अणु है उन अणुओं में क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ऐसे ही अगर हम इनमें बात करें तो इनके जो अणु हैं उनमें जब द्विध्रुव ही नहीं बनाते तो इनमें द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। अब समझिए, इनके अणु क्या होता है, द्विध्रुव की संरचना प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनके अणुओं में द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जबकि इसके अणु द्विध्रुव की संरचना प्रदर्शित नहीं करते तो उसमें द्विध्रुव आघूर्ण भी नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो देखिए सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो होता है वो होता है HCl का। किसका होता है, HCl। अब HCl में देखिए ये H पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव, यानी कि 1 प्लस 1 माइनस, और दोनों धनायन और ऋणायन दोनों के अगर हम देखें तो दोनों के द्रव्यमान केंद्र अलग अलग है। क्या है, द्रव्यमान केंद्र अलग अलग है। इस धनायन का द्रव्यमान केंद्र अलग है, इस ऋणायन का द्रव्यमान केंद्र अलग है, यानी कि +1 और -1। इस पे +1 है और इस पर -1 है, दोनों क्या है, अलग अलग है। तो ये जो संरचना बन रही है ये द्विध्रुव जैसी संरचना बन रही है। और इस स्थिति में इसका जो अणु होगा उस अणु के पास क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमेशा होगा। हर अणु में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, अध्रुवीय परावैद्युत की, अध्रुवीय परावैद्युत का एग्जांपल आप ले लीजिए H2 या N2। अब इनमें देखिए H2 या N2, इनमें क्या बनता है, इनमें सहसंयोजी बंध बनता है। सहसंयोजी बंध बनने का मतलब क्या है कि इनमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। इनमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग मतलब पार्टनरशिप होती है। तो इनमें धनायन और ऋणायन के जो द्रव्यमान केंद्र हैं वो अलग अलग नहीं हो पाते, अलग अलग नहीं हो पाते। इसलिए ये जो संरचना होती है ये अध्रुवीय संरचना होती है या अध्रुवीय परावैद्युत कहे जाते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? दो प्रकार के परावैद्युत हैं, एक ध्रुवीय और दूसरे हैं अध्रुवीय। ध्रुवीय में वैद्युत द्विध्रुव की संरचना प्रदर्शित करते हैं, अध्रुवीय में वैद्युत द्विध्रुव की संरचना प्रदर्शित नहीं करते। इनमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, यानी कि इसमें P होता है और इसमें जो P होता है वो P नहीं होता। क्लियर, इसमें P होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इन दोनों का अंतर है। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि अब ये ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत है, इनको अगर किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो इन पर क्या प्रभाव रहेगा, समझिए। ठीक है, परावैद्युत ध्रुवीकरण, यहाँ से टॉपिक बनता है परावैद्युत ध्रुवीकरण, या इसी को हम कह सकते हैं परावैद्युत पदार्थों पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव। एक एक करके समझिए। मान लीजिए आपके पास एक अध्रुवीय, कौन सा परावैद्युत है, अध्रुवीय परावैद्युत है। अब अध्रुवीय परावैद्युत की बात समझिए। अध्रुवीय परावैद्युत का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये एक परावैद्युत पदार्थ है आपके पास इस तरीके से, ठीक है, ये अध्रुवीय परावैद्युत है। अध्रुवीय परावैद्युत होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर जितने भी अणु हैं उन अणुओं की संरचना कुछ ऐसी है, प्लस माइनस अलग अलग इसमें नहीं है। इस प्रकार
प्लस माइनस अलग अलग नहीं है, एक ही होता है दोनों का द्रव्यमान केंद्र, इसलिए इनको अध्रुवीय बोला गया था। अब इस स्थिति में देखिए, जब वैद्युत क्षेत्र कितना है 0, तो उस कंडीशन में ये कैसा है, नेट द्विध्रुव आघूर्ण या परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण है इनके अणुओं का, वो भी कितना है 0। आगे बात करते हैं, आगे हम क्या करते हैं, इसी पर क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र स्थापित करेंगे। अगर हम इस पर वैद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं, अब देखिए ये रखा है आपका, इस पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र स्थापित करना है। हमने क्या किया, इस प्रकार से इस पर वैद्युत क्षेत्र स्थापित कर दिया है, ठीक, आरोपित किया, इसको क्या माना E0। कंडीशन क्या होगी, अब जो वैद्युत क्षेत्र है वो आपका 0 नहीं रहा। जब वैद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा तो इस स्थिति में क्या होगा कि जैसे ही वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया जाएगा, द्विध्रुव जो आपका परावैद्युत था, परावैद्युत के जो अणु थे उनके प्लस और माइनस अलग अलग दिशाओं में फोर्स का अनुभव करेंगे, बल का अनुभव करेंगे। जो धन है द्रव्यमान केंद्र है, पॉजिटिव चार्ज है, धनावेश है, उस पर क्या होगा, क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा। ऋणावेश पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। और स्थिति क्या होगी, इस स्थिति में इसके जो अणु होंगे वो क्या होंगे, खींचने लगेंगे, प्लस इधर आने लगेंगे, माइनस इधर, प्लस इधर, माइनस इधर, सॉरी क्षेत्र की दिशा में जाना है। क्षेत्र की दिशा में जाने की स्थिति ये है कि ये जब इसमें रखा जाएगा, बल लगेगा, क्या होगा, प्लस इधर आने लगेगा, माइनस इधर, प्लस आगे की तरफ, माइनस पीछे, माइनस प्लस, इस तरीके से खींचने लगेंगे। प्लस और माइनस अलग अलग दिशाओं में खींचने लगेंगे। अब जब ये प्लस और माइनस अलग अलग दिशाओं में खींचने लगेंगे तो देखिए प्लस और माइनस के बीच क्या होगा, एक दूरी उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। प्लस और माइनस जो भी इस तरीके से थे, एक ही बिंदु पर थे, अब क्या होगा, बल लगेगा तो प्लस इधर चलेगा, माइनस पीछे की तरफ जाएगा, तो इनके बीच क्या होगी, एक दूरी उत्पन्न हो जाएगी। और जैसे ही इनके बीच दूरी उत्पन्न होगी, ये कौन सी संरचना बनाने लगेंगे, ये द्विध्रुव की संरचना बनाने लगेंगे। इस स्थिति में अगर बात करी जाए तो इस स्थिति में होगा क्या कि अगर हम आरोपित वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते जाएं, हम आरोपित वैद्युत क्षेत्र का मान जो हमने इस पर आरोपित किया है, लगाया है, हम इस वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते हैं तो क्या होगा, इसके अणु खींचने लगेंगे और खींचते खींचते एक स्थिति ऐसी आएगी कि द्विध्रुव की संरचना बनाएंगे। द्विध्रुव की संरचना में जैसे ही आ जाएंगे, उस स्थिति में अगर हम बोले अब क्या होगा, अब इनका परिणामी वैद्युत आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं रहेगा। क्लियर, समझ लीजिए, जब आपने इस पर वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया तो वैद्युत क्षेत्र का मान एक निश्चित सीमा से बढ़ाने पर क्या होगा, इसके प्लस और माइनस अलग अलग खींचने लगेंगे। प्लस खींचेंगे क्षेत्र की दिशा में, माइनस खींचेंगे क्षेत्र के विपरीत, जिसके कारण क्या होगा, इनके अणुओं के बीच वैद्युत द्विध्रुव बनना शुरू हो जाएगा और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसमें क्या होगा, उत्पन्न हो जाएगा। इस स्थिति को बोला जाता है परावैद्युत ध्रुवीकरण। क्या बोलते हैं, परावैद्युत ध्रुवीकरण। अब परावैद्युत ध्रुवीकरण क्यों बोल रहे हैं समझिए। अब ये स्थिति बन गई, अगर आप इस स्थिति में देखें तो इस स्थिति में होगा क्या, ये वाला जो सिरा है अगर हम यहाँ पर देखें तो इस वाले सिरे पर क्या है, सारे ऋणावेश इकट्ठे होने लगे। इस वाले सिरे पर आपको क्या दिखाई दे रही है, सफेद वाली लाइन के इधर देखो सारे धनावेश, इस सफेद लाइन के इधर सारे ऋणावेश, और इन दोनों के बीच में देखो बीच का जो पदार्थ है वो कैसा आपको दिखाई देगा, उदासीन, क्योंकि एक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जब ये खींचेंगे तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि इस पदार्थ की दोनों सतह या दोनों पृष्ठ अलग अलग प्रकार के आवेशित कणों की तरह भी अलग अलग प्रकार के आवेश से आवेशित माने जाएंगे। या हम ये कहेंगे ये सतह एक आवेशित प्लेट मानी जाएगी जिस पर धनावेश होगा, ये दूसरी आवेशित प्लेट की तरह कार्य करेगी ये जिस पर ऋणावेश होगा। इस स्थिति को बोला जाता है परावैद्युत का ध्रुवीकरण। अब परावैद्युत के ध्रुवीकरण में होता क्या है कि जैसे ही परावैद्युत ध्रुवीकृत होता है तो प्लस और माइनस अलग अलग हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप इस पदार्थ के अंदर एक और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसको हम बोलते हैं EP। इसकी दिशा प्लस से माइनस की तरफ, यानी कि आरोपित वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी। ध्रुवीकरण हुआ, ध्रुवीकरण के फलस्वरूप क्या हुआ, आगे वाले हिस्से पर सारा धनात्मक, पीछे पर सारा ऋणात्मक,
अब ये धन और ऋण यानी कि धनावेश और ऋणावेश के बीच एक और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिसको हम ईपी बोलते हैं। और ईपी जो होगा वो आरोपित वैद्युत क्षेत्र यानी कि ई नॉट से विपरीत दिशा में होगा। साथ ही साथ अगर हम परावैद्युत के लिए बात कर रहे हैं तो परावैद्युत के लिए जो होगा ईपी का मान वो हमेशा ई नॉट से कम रहेगा। ये परावैद्युत की कंडीशन है। हमने चालक में क्या पढ़ा था? चालक में ये दोनों बराबर हो गए थे जिसके कारण आंतरिक जो वैद्युत क्षेत्र था वो जीरो। स्थिति क्या बनी? ये विपरीत वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ये विपरीत वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण जो परावैद्युत पदार्थ था इसके अंदर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, अब अगर हम बात करें परावैद्युत के अंदर, परावैद्युत के अंदर, परावैद्युत के अंदर आप बात कर रहे हो क्या होगा? परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना आएगा? परिणामी वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो E इज इक्वल आरोपित हमने किया था E नॉट, कम कितना हो गया EP। कितना वैद्युत क्षेत्र बचेगा? इस स्थिति को बोलते हैं परावैद्युत ध्रुवीकरण। यानी कि परावैद्युत पदार्थ जब ध्रुवीकृत होता है तो उसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र है, आरोपित वैद्युत क्षेत्र का मान घट जाता है और परावैद्युत के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र है वो निम्न अवस्था में आ जाता है। ठीक, ये तो स्थिति थी किसके लिए? अध्रुवीय परावैद्युत के लिए। ध्रुवीय परावैद्युत में क्या होता है वो भी समझ लीजिए कि ध्रुवीय परावैद्युत का ध्रुवीकरण कैसे होता है। ध्रुवीय परावैद्युत में जो उसके अणु होते हैं उसके बारे में हमको एक बात मालूम है कि उसके अणुओं के बीच द्विध्रुव आघूर्ण सदैव होता है। उसके जो अणु होंगे उन अणुओं के बीच जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो सदैव होगा। सारे अणु द्विध्रुव की संरचना करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि जब कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं लगा है इस पर, तो इस स्थिति में क्या होगा? मान लीजिए एक अणु ऐसा है प्लस माइनस, ठीक है, दूसरा ऐसा है, तीसरा ऐसा है, चौथा ऐसा है। अब इस स्थिति में देखिए सारे अणु द्विध्रुव बना रहे हैं लेकिन सभी द्विध्रुवों का जो आघूर्ण होता है, आघूर्ण होता है माइनस से प्लस, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण किधर? इधर से इधर, इसका किधर? इधर से इधर, इसका किधर? इधर से इधर, इसका किधर? इधर से इधर। इस स्थिति में अगर हम बात करें तो सामान्य अवस्था में जब परावैद्युत पर, ध्रुवीय परावैद्युत पर कोई भी वैद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया जाता तो उसके समस्त अणुओं के द्विध्रुव आघूर्ण अलग अलग दिशाओं में होते हैं जिसके कारण इनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण कितना माना जाता है? जीरो। लेकिन अगर हम इनके साथ भी वही करें कि जब इन पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, क्या करते हैं? जब हम इन पर वैद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं तो वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने का मतलब क्या है? मान लीजिए आपने इस तरीके से इस पर वैद्युत क्षेत्र लगा दिया, ये ई नॉट आरोपित कर दिया। जैसे ही आप वैद्युत क्षेत्र इस पर स्थापित करोगे तो इसके जो वैद्युत द्विध्रुव बना रहे थे, इसके जो अणु थे, वो उनके सभी सारे के सारे वैद्युत द्विध्रुव एक समान दिशा में आ जाएंगे। एक समान दिशा में आने का मतलब है जितने भी धनावेश होंगे वो क्षेत्र की तरफ चलने का कोशिश करेंगे, जितने भी ऋणावेश होंगे वो क्षेत्र के विपरीत। और ये जो टेढ़े मेढ़े थे ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? प्लस माइनस। सारे के सारे देखिए एक निश्चित दिशा में अरेंज हो जाएंगे। इस स्थिति में अगर आप बात करें, इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं रहेगा। अभी तक जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण की आप बात कर रहे थे, अभी तक क्या था? ई जीरो था तो पी नेट भी जीरो था। अब ई हमने जीरो से बढ़ा के कुछ अमाउंट इसको दे दिया तो अब ये जो होगा आपका पी नेट, ये भी आपका जीरो नहीं रहेगा। तो देखिए परिस्थितियां दोनों में सेम बन रही है, इसमें भी वही हो रहा है, इसमें भी वही हो रहा है। आप देखिए जैसे ही वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया सारे प्लस आगे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, सारे माइनस क्षेत्र के विपरीत। तो इसमें भी क्या होगा? इसमें भी दोनों सतहों पर अगर हम देखें तो अलग अलग प्रकार के आवेश क्या हो जाएंगे? एकत्रित हो जाएंगे। इस अवस्था को बोलते हैं परावैद्युत का ध्रुवीकरण। इसमें भी सेम होगा, इसमें भी क्या होगा? जैसे ये ध्रुवीकृत होगा इसमें भी एक अंदर आरोपित वैद्युत क्षेत्र के विपरीत वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न
हो जाएगा, जिसको हम प्रदर्शित करेंगे EP से। क्लियर? इसके लिए भी अगर हम बात करें टोटल वैद्युत क्षेत्र इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। तो अगर हम दोनों परावैद्युतों की बात करें तो दोनों परावैद्युत से हमको मालूम ये पड़ता है कि जब भी किसी परावैद्युत पदार्थ पर वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया जाता है तो उसके अंदर उसके जो अणु हैं वो ध्रुवीकृत हो जाते हैं। ध्रुवीकृत होने का मतलब है कि सारे के सारे धन यानी कि धनावेश जो होता है वो क्षेत्र की दिशा में चलने लगता है, जाने की कोशिश करता है। फिर ऋणावेश होता है क्षेत्र के विपरीत। इसके फलस्वरूप स्थिति ये बनती है कि परावैद्युत पदार्थ की एक सतह धनावेशित हो जाती है, एक सतह ऋणावेशित हो जाती है। इस अवस्था को बोला जाता है परावैद्युत का ध्रुवीकरण। और इस पूरे प्रक्रिया में परावैद्युत के अंदर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है वो घट जाता है। तो अगर हमें किसी माध्यम में वैद्युत क्षेत्र घटाना होता है तभी हम क्या प्रयोग करते हैं? परावैद्युत पदार्थ प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र सबसे ज्यादा होता है निर्वात में। अगर हमें घटाना है तो हम कोई भी परावैद्युत पदार्थ प्रयोग कर लेंगे जिसका परावैद्युतांक बहुत ज्यादा होगा। क्लियर? ये टॉपिक था हमारा परावैद्युत का ध्रुवीकरण। अब देखिए पूरी प्रक्रिया में क्या निकल के आया कि जैसे ही हमने वायु वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया, इसके जो अणु थे इसमें तो द्विध्रुवागुण था ही नहीं, द्विध्रुवागुण इसमें उत्पन्न हुआ। इसमें द्विध्रुवागुण था अणुओं में, लेकिन ओवरऑल द्विध्रुवागुण कैसा था? 0। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस पदार्थ में द्विध्रुवागुण उत्पन्न हो रहा है। अब इस स्थिति में देखा जाए तो अगला टॉपिक हमारा बनता है ध्रुवीकरण घनत्व। यानी कि हमने वायु वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया, परावैद्युत का ध्रुवीकरण हुआ, उस ध्रुवीकरण का घनत्व क्या है? ध्रुवीकरण घनत्व को कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। और ये होता क्या है? परावैद्युत के एकांक आयतन में उपस्थित या एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण की मात्रा ध्रुवीकरण घनत्व कहते हैं। समझ लीजिए। अब जैसे देखिए ये एक परावैद्युत पदार्थ था। इस परावैद्युत पदार्थ पे आपने क्या किया? इस परावैद्युत पदार्थ पे आपने बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया। बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर क्या बन रहा है? इसके अंदर का नजारा कुछ ऐसा हो रहा है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब स्थिति में जैसे ही वैद्युत क्षेत्र आपने स्थापित किया, वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर क्या हुआ? ये इस तरीके से खींचने लगेंगे जिसके सारे अणु चाहे ध्रुवीय हो चाहे अध्रुवीय परावैद्युत हो। स्थिति यही बनती है। इस स्थिति में अगर हम दोनों सतहों को देखें, दोनों पृष्ठों को देखें तो ये देखो इस पृष्ठ पर केवल क्या है? सारा ऋणावेश दिखाई दे रहा है, इस पृष्ठ पर सारा धनावेश दिखाई दे रहा है। और बीच में अगर हम देखें तो बीच में जो ओवरऑल है वो पदार्थ कैसा है? न्यूट्रल दिखाई दे रहा है हमको, बीच में 0, क्योंकि इसमें देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे बीच में। किनारों पर केवल अलग अलग पृष्ठों पर हमको अलग अलग प्रकार का आवेश दिखाई देगा। इसके फलस्वरूप क्या होगा? इन दोनों पृष्ठों के बीच में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिसकी दिशा आरोपित वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी। इसको बोलते हैं EP। ठीक है, इधर से इधर परिणामी वैद्युत क्षेत्र आएगा E इज इक्वल आरोपित वैद्युत क्षेत्र माइनस उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। अब एक बात समझो, ये हम बात कर रहे हैं किसकी? परावैद्युत पदार्थ की। मान लीजिए परावैद्युत की जो सतह थी, सतह का क्षेत्रफल A है और इन दोनों के बीच की दूरी D, यानी कि परावैद्युत की जो चौड़ाई है वो कितनी है? D। जब ध्रुवीकरण कराया जाएगा परावैद्युत का तो ध्रुवीकरण में जो द्विध्रुव आघूर्ण है उत्पन्न कहाँ होता है? अणुओं में। और अणुओं की संख्या किस पर निर्भर करती है? अणुओं की संख्या निर्भर करती है सीधा सीधा उसके आयतन पर।
किस पर निर्भर करती है? सीधा सीधा उसके आयतन पर। तो एक स्थिति में अगर हम चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा, इसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो सकता है? अनुक्रमानुपाती हो सकता है परावैद्युत के आयतन के। परावैद्युत का आयतन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा। अगर हम द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें, इसको करते हैं स्मॉल p से, ये किसके आयतन मतलब v। अब देखो आयतन v हो गया, अनुक्रमानुपाती का निशान हटाओगे, नियतांक आएगा, ये नियतांक होता है आपका कैपिटल P। क्या होता है? कैपिटल P इंटू V। अगर हम यहाँ से देखें तो कैपिटल P इज इक्वल क्या आएगा? रो इंटू स्मॉल p अपॉन v। ठीक है, स्मॉल p अपॉन v समझ लीजिए। स्मॉल p क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण, v क्या है? आयतन। तो वही लिखा है, परावैद्युत के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण की मात्रा को उसका ध्रुवीकरण घनत्व कहते हैं। सिंपल, जितना ज्यादा आयतन होगा अणुओं की संख्या उतनी ज्यादा, जितने ज्यादा अणु द्विध्रुव आघूर्ण उतना ज्यादा। तो वहां पर आयतन के प्रोपोर्शनल हो गया, अनुक्रमानुपाती हो गया। अब यहाँ पर देखिए कैपिटल P का फॉर्मूला क्या है? स्मॉल p इंटू v। स्मॉल p की अगर हम बात करें, देखिए ये जब आपका अलग अलग हुआ तो ये सब कुछ अलग अलग होने पर हम किस हिसाब से कह सकते हैं कि मान लीजिए इधर कितना आया आपका माइनस क्यू आ रहा है इस सतह पर, इस सतह पर कितना आ रहा है? प्लस क्यू। वो माइनस, ये माइनस क्यू, उस सतह पर प्लस क्यू। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इस स्थिति में क्या होगा? कैपिटल P द्विध्रुव आघूर्ण होता है आवेश इंटू आवेशों के बीच की दूरी। आवेश कितना? q, कितनी दूरी हमने मानी है? d, अपॉन क्षेत्रफल का होता है a इंटू d। जो आपका आयतन है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल इंटू दूरी। क्षेत्रफल a, दूरी d, d से d कैंसिल, q अपॉन a। यानी कि यहाँ पर जो आपका ध्रुवीकरण घनत्व होगा वो परावैद्युत पदार्थ के लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व के बराबर होगा। परावैद्युत पदार्थ जब ध्रुवीकृत होगा तो उसके दोनों पृष्ठों पर क्या आएगा? आवेश उत्पन्न होगा और उसी पृष्ठीय आवेश घनत्व के बराबर इसका ध्रुवीकरण घनत्व आएगा। क्लियर? बहुत अच्छे से समझ लो। ध्रुवीकरण हुआ किसके कारण हुआ? वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने के कारण। वैद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ, प्लस और माइनस अलग अलग होने की स्थिति आ जाएगी। इस स्थिति में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जो लगाए गए के विपरीत। ये हो गया। लेकिन हमको ये भी मालूम पड़ा कि जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है अणुओं में वो किस पर निर्भर करेगा? आयतन पर। क्योंकि एक अणु होगा तो एक के लिए द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा, 10 होंगे तो 10 के लिए। आयतन जितना ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण उतना ज्यादा। अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे, नियतांक आएगा P। इसी नियतांक को बोलते हैं ध्रुवीकरण घनत्व। क्लियर? फॉर्मूला आ गया P इज इक्वल स्मॉल p अपॉन कैपिटल V। मान रखते हैं तो ये आता है ध्रुवीकरण के बाद जो परावैद्युत पदार्थ आपका होगा उसके पृष्ठीय आवेश घनत्व के बराबर। अब देखिए ध्रुवीकरण हुआ, दोनों का हुआ, ध्रुवीय वैद्युत का भी हुआ, अध्रुवीय वैद्युत परावैद्युत का भी हुआ। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा परावैद्युत कितनी जल्दी ध्रुवीकृत होगा, कम वैद्युत क्षेत्र पर कौन टूटना शुरू करेगा, तो उसके लिए हम एक राशि यूज करते हैं, एक शब्द यूज करते हैं जिसको बोला जाता है परावैद्युत की संवेदनशीलता। कौन सा परावैद्युत कितनी जल्दी टूटेगा ये उसकी संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। अगर किसी परावैद्युत की संवेदनशीलता कम है तो वो बहुत जल्दी टूट जाएगा, और संवेदनशीलता ज़्यादा है तो वो उतना ही लेट टूटेगा। क्लियर? अब यहाँ पर समझ लीजिए परावैद्युत की संवेदनशीलता। परावैद्युत की संवेदनशीलता होती क्या? अब वहाँ पर समझो, जो परावैद्युत जितना ज़्यादा संवेदनशील होगा वो उतना ज़्यादा टूटेगा। अब एक सिंपल सी बात समझना कि अगर आपसे बात करी जाए तो जो आपका ध्रुवीकरण घनत्व था, ध्रुवीकरण घनत्व कब ज्यादा होगा? जब परावैद्युत ज्यादा टूटेगा। यह हमें होगा कि ज्यादा खिंच जाएगा। मान लीजिए कि एक अणु था, ये प्लस ये माइनस, और यही खिंच के अगर इतना ज्यादा हो जाता तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ जाता, द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ जाता। ठीक है, अब द्विध्रुव आघूर्ण जब इसमें बढ़ता, कम खिंचाव हो रहा था तो द्विध्रुव आघूर्ण कम था। क्यों था? क्योंकि स्मॉल p की वैल्यू होती है q इंटू 2a। 2a होती है इनके बीच की दूरी,
दूरी जितनी ज़्यादा होगी द्विध्रुव आघूर्ण उतना ज़्यादा, द्विध्रुव आघूर्ण जितना ज़्यादा ध्रुवीकरण घनत्व उतना ज़्यादा। ये पीछे पढ़ चुके हैं कि ध्रुवीकरण घनत्व क्या होता है। ध्रुवीकरण घनत्व का फॉर्मूला P इज इक्वल होता है स्मॉल p अपॉन v। ये बढ़ेगा तो कैपिटल P भी बढ़ेगा। अब देखिए ये जो अणु है ये खींचेगा कब ज़्यादा, जब इस पर बल ज़्यादा लगेगा। बल कब ज़्यादा लगेगा, जब हम वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा स्थापित करेंगे। तो देखिए अंदर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की बात करें कितना आया E0 माइनस EP। ये वैद्युत क्षेत्र जितना बढ़ता जाएगा प्लस और माइनस के बीच की दूरी उतनी बढ़ती जाएगी, खिंचाव आता जाएगा। प्लस माइनस जितना दूर होते जाएंगे ध्रुवीकरण घनत्व उतना बढ़ता जाएगा। तो इस स्थिति में क्या निकल के आता है कि अगर हम ध्रुवीकरण घनत्व की बात करें तो किसी भी चालक का जो ध्रुवीकरण घनत्व होता है कैपिटल P, वो परिणामी वैद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक के अंदर परिणामी वैद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आप अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं, ये जो आपका कांस्टेंट है इसको बोला जाता है काई। क्या बोलते हैं, काई। तो किसी भी परावैद्युत का ध्रुवीकरण घनत्व परावैद्युत के अंदर परिणामी वैद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आता है काई। इसी नियतांक काई को, ये जो नियतांक आया है काई, इसी नियतांक काई को बोलते हैं परावैद्युत की संवेदनशीलता। ठीक है। जिस परावैद्युत की संवेदनशीलता जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा टूटेगा, जिसकी संवेदनशीलता कम होगी वो उतना कम टूटेगा। और अगर बात करी जाए तो जो आपका निर्वात वायु होती है, निर्वात में तो कुछ होता ही नहीं, वायु के लिए जो आपका काईएम है, वायु के लिए ये होता है 0, यानी कि आपकी वायु का ध्रुवीकरण कभी नहीं होता। फिर से समझ लीजिए, परावैद्युत संवेदनशीलता का मतलब है ये एक ऐसा नियतांक है जो ये प्रदर्शित करता है कि कौन सा परावैद्युत जल्दी टूटेगा या कौन सा परावैद्युत बाद में टूटेगा। या यूं कहें कि एक ऐसा नियतांक है जिससे हमको ये मालूम पड़ता है कि कौन सा परावैद्युत ज्यादा टूटेगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में, कौन सा परावैद्युत कम टूटेगा। कैसे पता करते हैं, तो ध्रुवीकरण घनत्व परावैद्युत के अंदर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आता है, इस नियतांक काई को ही बोला जाता है परावैद्युत की संवेदनशीलता। क्लियर। अब देखिए संवेदनशीलता के बाद एक क्वेश्चन और मन में बनता है, क्या ऐसा भी संभव है कि आप कितना भी वैद्युत क्षेत्र लगाएं, कम से कम वैद्युत क्षेत्र पर भी जो परावैद्युत पदार्थ है वो ध्रुवीकृत हो जाएगा, या इसको ध्रुवीकृत करने के लिए एक निश्चित मान की जरूरत होगी। ठीक। तो इस स्थिति में देखिए, अगर आप इस स्थिति में बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य क्या है, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में जब कोई परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है तो उसका ध्रुवीकरण होता है, और किसी परावैद्युत का ध्रुवीकरण कराने के लिए या उसके अणुओं को तोड़ने के लिए कम से कम जितने वैद्युत क्षेत्र की जरूरत होती है उस मात्रा को बोला जाता है परावैद्युत सामर्थ्य। या हम ये कहें कि वह न्यूनतम वैद्युत क्षेत्र, वह न्यूनतम वैद्युत क्षेत्र जिसे परावैद्युत पदार्थ बिना ध्रुवीकरण के सहन कर सकता है। ध्रुवीकरण के सहन कर सकता है। परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। यानी कि जब भी हम वैद्युत क्षेत्र स्थापित करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई कितना भी मान आप वैद्युत क्षेत्र का रख दीजिए, परावैद्युत का ध्रुवीकरण हो जाएगा। एक निश्चित न्यूनतम मान की जरूरत होगी। अगर उस मान से कम वैद्युत क्षेत्र आप स्थापित करते हो तो परावैद्युत का ध्रुवीकरण नहीं होगा और
जितना वैद्युत क्षेत्र वो बिना ध्रुवीकरण के सहन कर लेता है उसी मात्रा को बोला जाता है परावैद्युत सामर्थ्य। अब देखिए ये जो वैद्युत क्षेत्र जो लगा रहे हो इसको तोड़ने के लिए ये उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा, उस पर विभवांतर लगा के। तो एक टॉपिक यहाँ से और बनता है जिसको बोला जाता है भंजक विभवांतर। तो भंजक विभवांतर क्या है, वह न्यूनतम विभवांतर जो किसी भी परावैद्युत पदार्थ का भंजन करा सके, यानी कि उसके प्लस और माइनस को तोड़ सके, उसका ध्रुवीकरण करा सके, उस विभवांतर को बोलते हैं भंजक विभवांतर। क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।